वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फेज रिवर्सल्स की बात की जाएगी। यहाँ पे फेज रिवर्सल क्या होता है? फेज रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो हम इनपुट में देते हैं वो आउटपुट पर नहीं मिलता है, उसका विपरीत मिलता है। उसको देखिए कैसे मिलता है। सपोज इनपुट में हम ये फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं यहाँ पे इस तरह की, तो आउटपुट जो मिलेगा हमारा इसका सेम विपरीत मिलता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेज रिवर्सल्स। अब ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो फेज रिवर्सल्स जनरली हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन यूज करके प्राप्त करते हैं। इसको हम 180 डिग्री फेज रिवर्सल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए 180 डिग्री जो फेज रिवर्सल होता है उसका क्या मतलब है। वो जो इनपुट है हमारा, ये इनपुट ये है, ठीक है, ये इनपुट है, और जो कॉमन इमीटर से आउटपुट मिलता है हमें वो इसका विपरीत मिलता है ऐसा। तो इसमें इनपुट यहाँ से ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक यहाँ तक है जाता है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये कंप्लीट साइकिल जो होता है वो हमारा यहाँ 90 हो जाएगा, वहाँ 80 हो जाएगा, 180, यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये वाला रिवर्स हो गया है। तो 0 से लेकर के पाई तक हम जाते हैं तो इसको 180 बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 180 डिग्री है ये रिवर्स हो गया है, इसी के कारण इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री फेज रिवर्सल। तो देखिए अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो हमारा कॉमन इमीटर वोल्टेज है वो कितना है और VCC की वैल्यू क्या है, और उसके बाद में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस में वो कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक सर्किट है, कॉमन इमीटर है, और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज किया गया है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे ये R1, ये R2, C इनपुट कैपेसिटर, कलेक्टर कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में इमीटर कैपेसिटर, RE इमीटर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस, सप्लाई यहाँ से दी गई है VCC, ठीक। एक मिनट सॉरी। हमारा कॉमन इमीटर जो एम्पलीफायर है सिंगल स्टेज, इसमें ये यहाँ से दिया गया है कहाँ कहाँ पे, बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल के बीच में। तो बेस टर्मिनल कौन सा है? ये बेस टर्मिनल है ये वाला, और ये हमारा इमीटर टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्नल इनपुट दिया गया है। अब यहाँ से जो सिग्नल ये दिया जा रहा है ये वाला, ये आउटपुट पर इसका जस्ट अपोजिट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है, तो उसको हम देखते हैं। पहले इस सर्किट को एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए आप कि यहाँ पे ये जो सर्किट है R1 R2 ये वोल्टेज को डिवाइड कर देगा इनपुट में, और जो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है वोल्टेज को, ये आउटपुट वोल्टेज को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए कॉमन इमीटर जो एम्पलीफायर है उसका क्या रीज़न है कि इनपुट सिग्नल जो हम देते हैं वो आउटपुट पे रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट होता है। उसका रीज़न यही है कि आप कंसीडर कीजिए कि सपोज हम इनपुट में साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं, ठीक है। जब साइनोसॉइडल वेव हमारा राइज होता है, मतलब ऐसे बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसका कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया इमीटर, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो ये वाला जो जंक्शन है ये वाला, ये इमीटर बेस जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है और इमीटर बेस जंक्शन क्या है। तो अब देखिए होता है क्या है कि जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमारा लेस रिवर्स बायस में होता है, मतलब कम रिवर्स बायस में रहता है, और साथ में इसका जो विड्थ है, विड्थ मतलब सपोज ये आपका ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, और ये इमीटर हो गया।
तो इनके बीच में जो विड्थ जनरेट होती है ये वाली, ये विड्थ रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है इससे। ठीक, अब जब कम होगी तो नेट जो हमारा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कौन सा है, ये देखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये बेस है, ये कलेक्टर है, यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल, ये इमीटर टर्मिनल और ये बेस टर्मिनल। तो कलेक्टर और इमीटर, ये वाला जो VCE है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। कब, जब हमारा इनपुट, ये वाला जो हम साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं, जब ये इंक्रीज होता है तो आउटपुट हमारा रिड्यूस होता है। रिड्यूस होता है तो नेगेटिव, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो से ये जब ऊपर धनात्मक दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बट हमारा ये आउटपुट जो होगा वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस VCE होगा। अब ये जब रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये अपोजिट पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाके ये वाला जो हमारा सिग्नल होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाएगा। जब तक मैक्सिमम तक ये इधर जाएगा, इनपुट सिग्नल जितना जितना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे निगेटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम जाएगा। फिर जैसे जैसे ये कम होगा एम्पलीट्यूड में, वैसे वैसे हमारा आउटपुट ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। अगेन जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट में रिवर्स हो जाता है। वो इसलिए होता है ड्यू टू कलेक्टर बेस जंक्शन विड्थ रिड्यूसिंग। कलेक्टर बेस जंक्शन की जो विड्थ है जब रिड्यूस हो जाती है तो उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज वो कम होता है, और जितना हमारा इनपुट बढ़ेगा उतना वो कम होता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा साइनोसॉइडल वेव, चाहे वहाँ पे स्क्वायर वेव ले लीजिए, चाहे जो वेव देंगे आप, उसका रिवर्स आपको आउटपुट में कॉमन इमीटर टर्मिनल में मिलेगा। यही इसका बेस रीजन होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि फेज रिवर्सल होता कैसे है। अब इनपुट और आउटपुट फेज रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं। ये कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए किस टाइप का होता है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में देखा जाता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वही। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो प्रत्येक ट्रांसफार्मर हमारा कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर होता है, इनपुट और आउटपुट करंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के फेज में होते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो करंट होता है वो एक दूसरे के फेज में होता है। ये बात ध्यान से समझिए आप इसको। देखिए, ये करंट का सपोज ये आपका वेव है, सिग्नल है, ये करंट का एम्पलीट्यूड को शो करने वाला डायग्राम है। ये इनपुट करंट है I in, और जो आउटपुट करंट होगा वो भी इसी वेव फॉर्म में होगा I O। सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए C हो या फिर आपका कॉमन बेस हो या फिर आपका कॉमन कलेक्टर हो, ये तीनों के लिए इनपुट और आउटपुट करंट का जो रिलेशन है वो जितना इनपुट करंट रहेगा, मतलब अगर इनपुट में आप 3 एम्पियर दे रहे हैं तो आउटपुट में भी 3 एम्पियर आपको मिलेगा। बट जो हमारा कॉमन कलेक्टर होता है, ये कॉमन कलेक्टर, इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो होता है ये आउट ऑफ फेज होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो हमारा इनपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, ये सिग्नल है, वो हमें आउटपुट पर आउट ऑफ फेज मिलेगा, मतलब ये मिलेगा। तो इनमें जो रिलेशन हो गया वो हो गया 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज का। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज की वैल्यू इधर इनपुट में इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जैसे 5 से ये हो गया 10 वोल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब धनात्मक है, तो जो आउटपुट होगा वो निगेटिव में आपको मिलेगा, और -5 वोल्ट यहाँ पे, -5 से -10 वोल्ट मिलेगा आउटपुट पर निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये होता है कि मतलब जब हमारा इनपुट इधर बढ़ेगा इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा हमारा वो डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा तो घटेगा इधर, इधर अगर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो एम्पलीफायर है
उसमें एसी भी सप्लाई इनपुट में दी जाती है और डीसी भी सप्लाई रहती है। जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहते हैं वो डीसी सप्लाई रहती है, जो हमारा सिग्नल रहता है वो एसी सप्लाई रहता है। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन के निकलती है, उसमें से एसी करंट और डीसी करंट, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज कितना होगा, और एसी रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस है और डीसी रेजिस्टेंस, ये टोटल ओवरऑल जो सर्किट हमारी कंप्लीट बनती है कि कैसे होता है। और इसका यूज, इसको पढ़ना इसलिए आवश्यक है आपको क्योंकि जब आप एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एसी सप्लाई इनपुट में देते हैं और डीसी सप्लाई दे करके उसका एम्पलीफिकेशन करते हैं सिग्नल का। तो दोनों कंपोजिट होकर के कैसे आउटपुट पे हमें प्राप्त होता है वो हम सीखेंगे इस सर्किट एनालिसिस की सहायता से। तो हम शुरू करते हैं आगे। देखिए, इसके लिए आपको ये थोड़ा कंसेप्ट बनाना होगा दिमाग में कि जो हमारा डीसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, ये दोनों एक साथ ऐड होकर के आउटपुट पे हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए सर्किट का। सपोज ए सिग्नल अप्लाइड बिटवीन emitter terminal and base terminal AC signal. These symbols are known as AC. AC सिंबल है AC सिग्नल का, AC सोर्स का ये सिग्नल सिंबल है। जो आपका कैपेसिटर है, इनपुट है, इनपुट कैपेसिटर। अब सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये एक दिन मैं पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। इसको लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं, डीसी सप्लाई कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होती है आपकी, इसके क्रॉस में, और ये जो कनेक्ट है VCC, यहाँ पे VE रहता है। तो ये वाली वोल्टेज सप्लाई है और ये VCC जो है, ये दोनों सप्लाई हमारा यहाँ पे इधर ना आ जाए, जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं AC सिग्नल, इधर पास ना हो जाए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर जो होता है ये DC को पास होने नहीं देता है, जिसके कारण इधर हमारा DC पास नहीं होगा और DC इधर ही रह जाता है। तो यहाँ से जब हम AC सप्लाई देंगे इधर से, तो AC सप्लाई में वोल्टेज और करंट दोनों रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज डिनोट कर रहे हैं स्मॉल v से AC सप्लाई वोल्टेज को और स्मॉल I से करंट को। ठीक, तो इनपुट में जो हम देंगे तो यहाँ पे जो टोटल बेस करंट निकल के आता है IB बेस करंट, ये क्या आएगा ये स्मॉल IB रहेगा, स्मॉल IB रहेगा। ये आपका बेस करंट मतलब जो बैटरी से मिल रहा है प्लस में, जो करंट आप यहाँ से AC सप्लाई का दे रहे हैं। तो ये टोटल आपका रिजल्टेंट करंट निकल के आता है। इधर से ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, अभी थोड़ा मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी, आप सब थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ से हम प्लस VCC सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो VCC सप्लाई जो देते हैं इसके कारण हमारा करंट IC फ्लो होगा प्लस, और जो हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं AC, उसके कारण भी कलेक्टर करंट फ्लो होगा। तो जो हमारा टोटल करंट निकल के आता है रिजल्टेंट करंट IC बराबर IC प्लस ये AC करंट और ये कैपिटल IC DC करंट, ये दोनों का योग के बराबर फ्लो होगा यहाँ से। उसी तरह से हमारा वोल्टेज भी होगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है यहाँ पे इसके क्रॉस में, वो क्या होगा AC वोल्टेज और DC वोल्टेज दोनों के योग के बराबर आएगा। ठीक, तो अब हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। नीचे DC इक्विवेलेंट सर्किट पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में AC इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। जब हम DC सर्किट को कंसीडर करेंगे तो हम करेंगे क्या, जो हमारा इस फिगर में देखिए, जो हमारा AC इनपुट है, ये वाला कैपेसिटर है, इधर कैपेसिटर है, ठीक है, और इधर कैपेसिटर है। इन सबको हम, कैपेसिटर जो होगा ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह से, ओपन सर्किट की तरह से। ठीक, तो DC के केस में तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद में केवल कंसीडर करेंगे जो हमारा DC सप्लाई सर्किट में अप्लाई किया गया है उसको। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, इसको देखिए, रिड्यूसेस ऑल AC सोर्सेज टू जीरो, जितने भी AC सोर्स सबको जीरो कर देंगे और कैपेसिटर ओपन कर देंगे। तो फाइनली जो सर्किट हमारी बन के आती है वो बन के आती है ये देखिए आप, ये सर्किट बन के आती है, ये निकल के आती है। ये जब हम इसको सब कुछ हटा देते हैं तो यहाँ पे केवल DC वोल्टेज अप्लाई है, ये VCC, और ये आपका ट्रांजिस्टर का इमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल। ये पूरा सर्किट हमारा क्या कहलाएगा, DC इक्विवेलेंट
सर्किट कहलाएगा। अब इस केस में होता क्या है कि जो सप्लाई वोल्टेज है, यदि हमें VCC निकालना होगा तो ये ये कैपिटल IC और RC ये इसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद में हमें अगर इस टर्मिनल के अक्रॉस में पूरा निकालना होगा VCE, तो VCE कैसे निकलेगा? सप्लाई वोल्टेज, ये आपका जो सप्लाई VCC है माइनस IC RC बराबर VCE, इससे निकल के आएगा। इसके बाद में अब AC इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालेंगे। AC इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा DC वोल्टेज सोर्स है उसको हम मान लेंगे कि वहाँ पे वो जीरो हो गया, मतलब उसको जीरो कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, कैपेसिटर्स हमारा यूज किया जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, DC सोर्स को हम जीरो, VCC बराबर जीरो रखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम VCC जीरो कर देंगे। और कैपेसिटर जो होगा C इनपुट, कपलिंग कैपेसिटर और CE, इन सबको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं एक पाथ से। तो ये इस तरह बिहेव करेंगे, हम शॉर्ट करते नहीं हैं एक्चुअल में, ये बिहेव करते हैं AC सर्किट में। तो हमारी जो सर्किट बन के आती है वो इस तरह बन के आती है। देखिए ये सर्किट बन के आती है। अब इसमें क्या है, ये इनपुट हमारा AC सप्लाई दिया गया, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, ये बेस में जो इधर कनेक्ट है इधर ऐसे, तो इधर जब ये शॉर्ट कर दिया गया तो इसको हम नीचे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। और IB करंट फ्लो होगी किसके कारण, AC सप्लाई के कारण, और IE इस टर्मिनल में फ्लो होगा, इमीटर करंट इस टर्मिनल में IC फ्लो होगा टोटल, और ये RC कलेक्टर रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस ये है। तो ये सभी टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है, ऐसे होता है ये। या आप कभी कहीं कहीं सर्किट में आपको बुक में ऐसा भी मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ से ये लोड जो है यहाँ पे लगता है। तो ये हमारा पूरा फाइनली निकल के आता है AC सर्किट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा करंट है IC प्लस IC इक्वल टू IC निकल के आता है, ठीक। मतलब AC करंट और DC करंट दोनों का योग निकल के आता है सर्किट दोनों एनालिसिस करने के बाद में। और जो हमारा वोल्टेज है AC वोल्टेज, इस जो सर्किट में टोटल वोल्टेज मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, VDC प्लस VAC दोनों के योग के बराबर मिलेगा। ये पूरा हम सर्किट एनालिसिस जो किए हैं इसके आधार पे, ये देखिए जो करंट IB यहाँ पे फ्लो हो रहा है ये I1 है, ये IB जो फ्लो होगा वो DC के कारण फ्लो होगा। इसमें जो करंट IB स्मॉल IB है, स्मॉल IC स्मॉल I है, ये भी करंट फ्लो हो रहा है, और इस सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये DC के कारण करंट फ्लो हो रहा है और ये AC के कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों करंट इसमें फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे आपका IB भी फ्लो होगा, सॉरी ये IE भी फ्लो होगा, यहाँ पे IB भी फ्लो होगा। तो जो टोटल करंट आता है हमारा सर्किट में वो फाइनली आता है कितना, DC करंट जो होगा वो प्लस AC करंट जो होगा वो, इन दोनों का योग निकल के आता है। तो इसी के कारण हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो पाता है। हमें निकालना होगा DC के केस में ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो DC के केस में यहाँ पे ये शॉर्ट रहता है, तो जब शॉर्ट रहेगा तो ये आपका निकल के आता है RC, और ये निकल के आता है RE। ये दोनों जो होगा ये किस में आ जाता है, ये पैरेलल में हो जाता है। यहाँ शॉर्ट है और ये एक बीच में डिवाइस कनेक्ट है, तो ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, मतलब RC पैरेलल टू RE हो जाएगा, ठीक है। तो RC और RE दोनों पैरेलल में जब हो जाएंगे तो R लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, RC इंटू RE, वही जनरल रूल लगाएंगे आप बटा में, RE प्लस RC ये निकालेंगे, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाता है AC सर्किट में। उसके बाद में यहाँ देखिए निकाल रहे हैं, ये RC इंटू RL बटा RC प्लस RL आएगा, RAC अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो। उसके बाद में आपका फाइनली निकल के आता है DC इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो VCC, ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा इससे निकालेंगे। VCC बराबर VCE प्लस IC RC और RE, मतलब जो हमारा ये सर्किट है, ये वाला जो देख रहे हैं सर 10.11 में, यहाँ पे जो VCC अप्लाई हुआ है इधर से, वो VCC कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ है, वो ड्रॉप हुआ है आपका VCE में। मतलब ये जो टर्मिनल यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम देखेंगे तो इसमें IC करंट फ्लो होगा, IC यहाँ भी होगा, और इसमें IE होता है, तो IE एज इक्वल टू IC के अनुसार ही फ्लो होता है। तो फाइनली जो आता है हमारा RC प्लस RE, ये दोनों को हम जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो प्लस VCE बराबर VCC हो जाता है। जब हमें IC की वैल्यू निकालना होगा मैक्सिमम, तो सप्लाई वोल्टेज जो DC के केस में हम सप्लाई करते हैं एम्पलीफायर में,
और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से हम डिवाइड करके आईसी की वैल्यू, मैक्सिमम आईसी कितना फ्लो होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि जब सिग्नल जो है वो नहीं अप्लाई किया गया है उस टाइम पर मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो होगा वो एसी के कारण कितना फ़्लो होगा। अभी हम ये जो देखे हैं ये डीसी के केस के लिए है, आईसी बराबर वीसीसी बटा में आरसी प्लस आरई। ये किसके केस में है? डीसी के केस में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। अब हम देखेंगे कि एसी के केस में कितना मैक्सिमम करंट आईसी फ्लो हो सकता है। तो जो टोटल मैक्सिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये जो टोटल है वो क्या है? कलेक्टर इमीटर वोल्टेज प्लस में यहाँ पे जो ड्रॉप होता है आईसी इंटू आर ए सी। आर ए सी का मतलब ये है एसी रेजिस्टेंस से रिलेट है इसका मतलब। इस केस में हमारा जो कलेक्टर करंट प्राप्त होगा वो कितना होगा? आई सी इक्वल टू वी सी ई बटा में आर ए सी होता है। ठीक है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो होगा वो आपका इतना यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लोड लाइन एनालिसिस। तो इसका हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे डीसी लोड लाइन एनालिसिस और एसी लोड लाइन एनालिसिस कैसे करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किए हैं लोड लाइन एनालिसिस के बारे में। लोड लाइन एनालिसिस इसलिए की जाती है कि हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, सैचुरेट नहीं होगा, सैचुरेशन में वर्क करेगा तो कितने टाइम तक करेगा, ये सभी चीज़ें पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोड लाइन एनालिसिस निकालते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।